जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज हम लोग आज के जो पहले शिफ्ट में आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो बात करते हैं प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि हरित क्रांति क्या है, और आपका प्रश्न क्या है कृषि में विकास, दूध की वृद्धि, उद्योग में विकास और इनमें से सभी। तो हरित क्रांति जो है वो कृषि के विकास के लिए क्रांति थी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। लेकिन जो श्वेत क्रांति हम लोग बोलते हैं ना वो आपके दूध उत्पादन में वृद्धि था, तो ऑप्शन नंबर 2 होता। कब? अगर दुग्ध उत्पादन पूछता या पूछता कि आपका सफेद क्रांति किससे संबंधित, लेकिन हमको यहाँ किससे पूछा है तो हरित क्रांति पूछा है, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका कृषि उत्पाद का मुख्य कारक कौन नहीं है। देखिए अगर आप उत्पादन करोगे ना तो उसके लिए कौन सा जो है कारक वो मुख्य नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि उत्पादन के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो भूमि, दूसरा क्या होता है आपकी भौतिक पूंजी, और तीसरा क्या होता है आपकी मानव पूंजी। यानी कि बाजार से उत्पादन का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे, उत्पादन बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे, अस्थायी पूंजी बोलेंगे कि अस्थायी पूंजी बोलेंगे। तो देखिए पूंजी 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा। पूंजी 2 तरह का होता है, एक जिसे एक बार आपको उसको खरीदने में पैसा लगेगा, और एक होता है जिसमें आपको बार बार पैसा खर्चा करना होगा। जिसमें एक बार पैसा लगेगा उनमें से औजार, मशीन और भवन सारी चीज़ आते हैं। तो ये सारे के सारे अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जैसे बीज हो गया, जैसे खाद हो गया, ये सारे किस में आएंगे, अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगा। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है। या जो भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी में जो क्रांति आया है ये किसके महत्व को बताता है। ऑप्शन क्या है, मानव पूंजी, उत्पादन, क्या है आपका मशीन, उत्पादक, मानव पूंजी या परिशिक्षण। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो किस में ज़्यादा महत्व देखा मिला है, तो मानव पूंजी में ज़्यादा है महत्वपूर्ण जो है वो बातें जो है विशेष रूप से देखी गई है। अगला प्रश्न है आपका कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। तो देखिएगा साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये सभी के सभी जो है किसी भी जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी प्रतिशत थी। तो देखिए 2000 में ना शिशु मृत्यु दर जो था वो कितना था आपका, 75% था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति है। तो प्रति व्यक्ति किस राज्य में सबसे कम है, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कम है। और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, कुल जनसंख्या, देश का कुल आय बटे क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या। आपको ये बात याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय भी कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका भुखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है। तो ये असुरक्षा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण जो है आपका 1997 से आरंभ किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका राशन कार्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो राशन कार्ड के 3 प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान में आता है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो 7वां स्थान में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो महेंद्रगिरी जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। देखो नाम से भी आपको पता चल होगा नीलगिरी, महेंद्रगिरी, तो दोनों में गिरी आया है, तो इस तरह से आप मार सकते हो। अगला प्रश्न है आपका हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत का एक ऐसा चोटी है जो हिमालय में सबसे टॉप पे है। अगला प्रश्न है आपका भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो आपको रखना है कि गोदावरी नदी है। जी हाँ दोस्तों, आपका द्रोणी पूछा है ना, तो देखिए गौर कीजिएगा भारत की कौन सी नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो गंगा नदी की जो अफवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है ना। अगला प्रश्न आपका अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है। तो सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी जो है दोनों मिलती हैं और गंगा नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। अगला प्रश्न आपका विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो मासिन राम मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका
कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको अस्थायी भाषा में क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? महावट। तो जो भी वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण उसे महावट कहा गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कारण समझिएगा, क्योंकि अब आप 9th का एग्जाम आज खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या करोगे? अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। तो बोर्ड एग्जाम का अगर आपको हर एक चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, उनके क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आपको यहां से मिलेगा। तो पहले आप चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका, तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? जो तिब्बती जंगली गधे हैं उनको दूसरा नाम से क्या जानता है दोस्तों? कियांग बोला गया। क्या बोला गया? कियांग बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का कि निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो जो महान हिमालय है या महान हिमालय है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो 3 नदी, देखिए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। तो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है, देखिए 2 तरह की नदियां होती है। एक जो होता है आपका सदा जल प्रभावित नदियां, और एक क्या होती है? प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वो वर्षा के काल में ही वो बहती हैं, और बाकी महीना में देखोगे तो सूख जाएगा, नाली की तरह बहना शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो देखिए 2 तरह का झील होता है, एक मीठा झील और एक क्या होता है? लवण, माने क्या होता है? जिसमें नमक का मात्रा है। तो जो आपको पता होगा 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो सांभर झील जो है आपका वो लवणीय झील है। आप मुझे ये बता दो कि मीठे पानी का झील इनमें से कौन सा है? आप मुझे बता देना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो देखिए अक्षांश, उच्चावच जो है, वायु दाब और पवन, ये तो है, लेकिन मौसम समाचार से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बात किया जाए तो जलवायु कारक नहीं है, तो ये मौसम समाचार जो होगा इसका कारक नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ से ही क्या होता है? जून के प्रारंभ से ही मानसून का आगमन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो कटीले तथा वन जो क्षेत्र होते हैं, झाड़ियां जो क्षेत्र होते हैं, उनमें नागफनी पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या है कि जो महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों जो है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, पुरुषों की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या से सॉरी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है कि पुरुषों की संख्या अधिक है अकॉर्डिंग टू महिलाओं की संख्या। तो क्या होगा? महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से क्या है आपकी कम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन सी है? तो देखिए जनसंख्या में अगर घटाव और कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है तो इसका 3 कारण होता है। एक तो जन्म दर, वहाँ पे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, है ना। तो जन्म दर, मृत्यु दर, और कितने लोग उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और जो है माइग्रेट हो रहे हैं, अब जो है प्रवास कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों कारक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है? तो उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपकी? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस क्षेत्र का स्रोत है? तो ये भौतिक और मानवीय पूंजी दोनों का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा आपका? सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका कि पालमपुर में गैर कृषि क्रिया क्या है? तो देखिए आप नॉर्मली लगा सकते हो कि जिसमें कृषि कार्य नहीं होगा। तो परिवहन, दुकानदारी और लघु विनिर्माण, ये सारे गैर कृषि क्रिया है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है? तो देखिए साक्षर और जो स्वास्थ्य जो आपकी जनसंख्या वाले लोग होते हैं, ये जो जनसंख्या है उसकी क्या होती है? परिसंपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है? यानी कि जब निवेश किया जाएगा जनसंख्या में तो उससे ज़्यादा हमको फायदा मिलेगा। तो शिक्षा और चिकित्सा में अगर आप किसी को पढ़ा दोगे और उसका स्वास्थ्य ठीक कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अच्छी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका, विश्व में भारत डैश निर्धनों को संकेंद्रित करता है, यानी कि रखने का काम करता है। तो सबसे अधिक निर्धन जो है भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? ऑप्शन क्या है? भोजन की आवश्यकता
आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता, मनोरंजन की आवश्यकता और वस्त्र की आवश्यकता। तो मनोरंजन से निर्धनता की कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका बफर स्टॉक क्या है? तो ये सरकार द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज है उसका भंडार करने का काम करता है। और आपने सुना घर जो होता है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो क्या करता है, यही अधिप्राप्त जो भंडार अनाज है इसको कम कीमत में लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न आपका खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य? तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका अभिप्राय। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। और बात करें अंतिम प्रश्न में, तो प्रश्न क्या है आपका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको करवा दिया। ये 40 के 40 प्रश्नों को आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बाहर जो है प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।